सो वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर टुडे. तो एज यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही आपको सीक्वेंस बता दिया था चैप्टर का. तो आफ्टर रोटेशनल डायनामिक्स वी आर सपोज टू स्टार्ट विद चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो नेक्स्ट इन द लिस्ट सेकेंड चैप्टर हमारा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. इन टोटल इस चैप्टर में 2 पार्ट्स है. ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा बेसिक जो भी रिक्वायर्ड है वो बताऊंगा, लेकिन पहले चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं. एक को आप बोलते हो फ्लूइड मैकेनिक्स. नॉर्मली फ्लूइड मैकेनिक्स ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है नहीं, इट इज़ सिंपल. फ्लूइड मैकेनिक्स. और एक पार्ट है इसका सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. और फ्लूइड मैकेनिक्स में खुद में 2 पार्ट्स है. वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड द अदर इज हाइड्रोडायनामिक्स. हाइड्रो नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है वाटर के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रो ये वर्ड यूज़ करेंगे इन जनरल फॉर अ लिक्विड या फिर फॉर अ फ्लूइड. फ्लूइड क्या होता है वो बताऊँगा मैं धीरे धीरे. तो इन जनरल हाइड्रो दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर वाटर, बट यहाँ पे हम लोग हाइड्रो ये वर्ड यूज़ करने वाले हैं फॉर अ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, दोनों को कॉमन नेम है. क्या कॉमन नेम है? फ्लूइड. तो इसके 2 पार्ट्स है, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक है हाइड्रोडायनामिक्स. तो ओवरऑल अगर आपको याद होगा आपके 11th स्टैंडर्ड में, बाय द वे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू यू नो एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट वेरी लो टेम्परेचर, नॉट वेरी हाई प्रेशर, नॉट वेरी लो प्रेशर. कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? 3. कौन से 3? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब मैं तीनों का डिफरेंस तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो नो आपका स्टेट बोर्ड का 11th इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन सॉलिड्स. हमने वहाँ पे अगर आपको याद होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखा था. इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, जिसमें अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, हाउ डज़ दैट ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल या फिर सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम लोग स्टडी करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में. तो हमने सॉलिड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था. एक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक और एक को बोलते हो प्लास्टिक. इलास्टिक में बेसिकली आप जब फोर्स लगाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि हमने बाहर से फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग क्योंकि उस फोर्स ने बॉडी का या तो शेप या फिर साइज़ चेंज किया. लेकिन जब मैंने फोर्स रिमूव कर दिया एंड बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़, उसको बोलते हो इलास्टिक बॉडी. जैसे रबर को आप इलास्टिक बोलते हो. दूसरा होता है प्लास्टिक बॉडी. प्लास्टिक बॉडी में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो बॉडी का शेप या साइज़ क्या होता है? चेंज. लेकिन फोर्स हटाने के बाद बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़. मैंने हर लेक्चर में वैसे एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ पेंसिल बना होता है वुड से. इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ और अगर मैं फोर्स रिमूव कर देता हूँ, वैसे इट इज़ अ वेरी स्मॉल पीस तो टूटेगा नहीं, फाइनली टूट गया. ओके, तो मैंने फोर्स लगाया विच इज़ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. अब फोर्स हटा दिया, विल दिस गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? नो. तो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज प्लास्टिक, राइट. तो जो प्लास्टिक का चेयर तुम बात करते हो या जो ये पेन का बॉडी बनाया हुआ है, ये भी क्या है? प्लास्टिक है. रबर, इरेज़र, ये सब क्या होता है? इलास्टिक. उसके बाद अगर आपको याद होगा तो उसी का अगला चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. उसमें आप वापस से मोस्टली सॉलिड्स की बात कर रहे थे कि जब अगर हमने सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाया तो हाउ डज़ दैट सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर. दैट वी स्टडी अंडर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेसिफिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. हमने उसमें थर्मल एक्सपांशन देखा था. जब आप एक रॉड को, जैसे 1 डायमेंशनल रॉड है, उसको हीट करोगे तो क्या होगा? एक्सपांड. अगर मेरे पास एक प्लेट है, उसको हीट करूँगा तो क्या होगा? एक्सपांड. पहले केस में लेंथ बढ़ेगा, दूसरे केस में सरफेस बढ़ेगा. अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो क्या बढ़ता है? वॉल्यूम. करेक्ट. उसके और आगे जाओगे तो तुमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ा है. चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. तो 11th में हमने कम्प्लीटली फोकस किया था सॉलिड्स पे. 12th में उल्टा है.
आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से 12th में यू विल बी फोकसिंग ओनली ऑन लिक्विड्स एंड गैसेस, तो दैट इज़ वाई ये जो चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर नोन एज फ्लूइड्स। उसको क्यों बोलते हैं फ्लूइड वो देखेंगे, पर पहले स्ट्रक्चर समझ लो। इस चैप्टर के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। जो आपके टेक्स्ट बुक का फ्लो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़। पहले हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाया, फिर कहाँ ले गए आपको सरफेस टेंशन, फिर वापस कहाँ ले आए हाइड्रोडायनामिक्स। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर जाएंगे यहाँ पे और आखिरी में जाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद इमीडिएटली हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ोगे तो अच्छे से समझेगा। तो नाउ टू स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर you must know there are 3 states of matter which exist at normal temperature and pressure। मैं वापस बता रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर से मेरा मतलब है नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट वेरी लो टेम्परेचर, नॉट वेरी हाई प्रेशर, नॉट वेरी लो प्रेशर। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे रूम टेम्परेचर पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, देन यू हैव लिक्विड and you have gases। So solids, liquids and gases। What is the basic difference between solids, liquids and gases? ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, solids have definite shape and definite volume। अब ऐसा होता क्यों है? Because inside a solid, अगर आप solid के अंदर arrangement of particles देखोगे, ये मैं पार्टिकल्स इसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एटम्स है, हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स है, तो जनरल वर्ड इज़ पार्टिकल्स। तो इन जनरल द पार्टिकल्स इनसाइड सॉलिड हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, और किसी भी 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स में डिस्टेंस सेम होगा। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि मैं कोई भी 2 पार्टिकल्स ले लूँ, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, डिस्टेंस इज सेम। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस बहुत कम है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो दैट इज़ वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ वेरी हाई। और जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो वहाँ पे एक डेफिनेट शेप होता है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। गुड। देन इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होंगे या फिर जनरली पार्टिकल बोलूँगा मैं, इनमें जो डिस्टेंस है कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है। नंबर 2, यहाँ पे एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट था, यहाँ पे डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं है। तो इनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिक्विड इन दिस बॉटल, इसको अगर मैंने किसी और वेसल में डाल दिया तो वॉल्यूम सेम रहेगा, 1 लीटर विल बी 1 लीटर बट शेप विल चेंज। तो लिक्विड्स के केस में दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इन केस ऑफ गैसेस, अगर आप गैसेस की बात करोगे तो गैस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नहीं है। तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। अब इन दिस केस, सॉलिड के केस में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उसका शेप चेंज होगा ही नहीं, अगर हुआ तो इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बिकॉज अंदर कौन से फोर्सेस डेवलप होते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। जिनको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, डोंट वरी, मैं आज ही बताने वाला हूँ 10-15 मिनट के अंदर। सिर्फ इतना इनिशियल स्टार्ट करने के टाइम ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स का शेप नॉर्मली चेंज होता नहीं है अगर हमने इस पर फोर्स लगा दिया तो, और अगर हुआ भी तो दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इस पर जो भी तुमने फोर्स लगाया होगा बाहर से, वो हटाने के बाद इसका शेप वापस से वही हो जाता है। ये दोनों, इन दोनों के पास तो शेप था ही नहीं, राइट। सो लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर
टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दे बेसिकली गेट डिफॉर्म इजीली। जब इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस दे फ्लो, और सॉलिड फ्लो होता है क्या, नहीं। तो एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। तो यहाँ से अभी आपका चैप्टर होगा स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बाय डिफाइनिंग व्हाट इज अ फ्लूइड। तो कैसे डिफाइन करोगे, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज अ फ्लूइड। तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और वो सब्सटेंस अगर फ्लो हो रहा है तो वो कौन है, फ्लूइड। लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर नोन एज फ्लूइड्स। सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड, क्योंकि इस पर तुम फोर्स लगाओगे भी तो फ्लो नहीं होगा। बट लिक्विड्स एंड गैसेस दे फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो एनी सब्सटेंस that flows under the action of external force is known as a fluid. Liquids and gases are commonly known as, या फिर are collectively known as fluids. Clear यहाँ तक? Any substance that can flow is called as a fluid. Gases और liquids को हम लोग collectively क्या बोलते हैं, fluids. तो जब तुम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात कर रहे हो तो इसमें दोनों टाइप के सब्सटेंस आएंगे, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। अब एट दिस स्टेज अभी हमको बहुत कुछ पता है फ्लूइड के बारे में, लेकिन जब हमको फ्लूइड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू डू यू ब्रीथ, यस, व्हाट डू यू ब्रीथ, ऑक्सीजन, राइट। तुमको दिखता है कैसा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यू आर ब्रीथिंग इन, दिखता है हमको, नहीं। डू यू सी एयर मॉलिक्यूल्स, नो, राइट। तो क्या तुम बता सकते हो कि जो एयर है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, नहीं बता सकते ना, देख के तो नहीं बता सकते। तो जब फ्लूइड्स का स्टडी चालू हुआ तो हमको फ्लूइड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जब कुछ पता नहीं होता है तो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, और उस अजम्पशन पे बेस्ड जो भी फ्लूइड बना उसको बोलते हो आइडियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में तुमने आइडियल गैस सुना है, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन सुना है। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल्स टू nRT। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हो या जो आइडियल गैस की बात कर रहे हो, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। बहुत सारे अजम्पशन हैं, हम भी सीखेंगे अगले चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बराबर। तो जब तक हमको कुछ पता ही नहीं होता तो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, उस अजम्पशन पे बेस्ड जो कुछ भी बनता है उसको बोलते हो आइडियल। अगर मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ तो वो हो गया आइडियल गैस, अगर मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया, आइडियल फ्लूइड। तो जब फ्लूइड्स का स्टडी चालू हुआ हमको पता ही नहीं था कि फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ अजम्पशन लिए कि फ्लूइड्स के ये और ये प्रॉपर्टीज़ होंगे, और जो भी फ्लूइड उन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसको बोल देंगे आइडियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे उसको? और साइंस में चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिज़िक्स हो, आइडियल जिसके आगे लग जाए वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए तुम गैसेस के केस में भी आइडियल गैस और रियल गैस अलग अलग से बात करते हो। वो सब आएगा आपको आगे। तो सिमिलरली हमको अब तक सिर्फ ये पता है एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज़ अ फ्लूइड। अब तक हमको फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ अज्यूम कर लिए, और जो फ्लूइड उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलोगे? आइडियल फ्लूइड। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। और ये पूरे चैप्टर में आगे भी जहाँ जहाँ मैं फ्लूइड की बात करूँगा, मोस्टली हम लोग कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं? आइडियल, मोस्टली। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम अज्यूम करके चलते हैं। नंबर 1, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल।
आइडियल फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब तुम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब तुम उसका डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमको पता है कि फ्लूइड कंप्रेसिबल होते हैं, हमको पता है कि हम लोग फ्लूइड का डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वाटर कभी आइस नहीं बनता और वाटर कभी स्टीम भी नहीं बनता ना। कैन यू कन्वर्ट वाटर इनटू आइस? यस। कैन यू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम? यस। वाई? बिकॉज यू कैन चेंज द डेंसिटी। आइडियल फ्लूइड का पहला प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट। पर हमको पता है रियल फ्लूइड्स में ये चीज़ सही नहीं है, दे आर कंप्रेसिबल, यू कैन कंप्रेस, डेंसिटी कैन बी चेंज। नंबर 2, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। अच्छा बाय द वे, बहुत सारे वर्ड्स तुम नए सुनोगे, अभी से भी उसको सुनो, उसको याद रखो। 2-3 दिन में, 2-3 लेक्चर के बाद या 5-6 लेक्चर के बाद ये सारे वर्ड्स का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, डिटेल बाद में आएगा। सो इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, दैट इज द फ्लो इज स्मूथ and there is no turbulence, there is no turbulence। तो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो इररोटेशनल होता है। इररोटेशनल का मतलब क्या होता है वो आगे सीखेंगे। इसका मतलब वो फ्लो स्मूथ होता है और वहाँ पर टर्बुलेंस नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये एक ट्यूब है जिसमें से एक फ्लूइड, जैसे वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर इज पासिंग थ्रू दिस फ्लूइड। अब यहाँ से पानी, वाटर इज़ फ्लोइंग, तो यहाँ से वाटर इज़ फ्लोइंग। नाउ लेट अस से इस ट्यूब में अगर मैं एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूँ, सम पॉइंट, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल जब ये पॉइंट क्रॉस करेगा तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। कोई भी आया, पहला मॉलिक्यूल आया उस डायरेक्शन में गया, दूसरा आया उस डायरेक्शन में गया, तीसरा आया उस डायरेक्शन में गया, चौथा आया उस डायरेक्शन में गया। इसको बोलते हो इररोटेशनल, मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। अगर रोटेशन होता तो क्या होता? एक मॉलिक्यूल वहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा कहीं और गया, चौथा कहीं और गया। इसको बोलते हैं रोटेशनल। और अगर हर एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड, चाहे वो वाटर हो या कोई और हो, इफ़ ऑल द मॉलिक्यूल्स एट अ सर्टन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ दे आर फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हो? इररोटेशनल। क्या बोलते हैं उसको? इररोटेशनल। आगे डिटेल और आएगा, फिलहाल समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। देन नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था? इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा क्या था? द फ्लो इज इररोटेशनल, मतलब द फ्लो इज स्मूथ एंड देयर इज नो टर्बुलेंस। नंबर 3, देयर इज नो फ्रिक्शन, there is no friction, that is there is no viscosity। अभी विस्कोसिटी क्या होता है ये भी एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये आगे आएगा ही आपको वापस इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, आप भी घर पे आके कर ही सकते हो। लेट अस टेक अ सरफेस, जैसे एक दीवार हो गया, उस सरफेस पे पहले तुम वाटर का ड्रॉपलेट और उसके बाजू में हनी, शहद या फिर सिरप, ये दोनों ड्रॉपलेट को छोड़ दो, वाटर एंड सम सिरप या हनी। व्हाट डू थिंक, पहले कौन आएगा नीचे? वाटर। वाई? डेंसिटी? नो, नॉट रियली। क्यों पता है? बिकॉज जब भी एक फ्लूइड फ्लो होता है ना, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं दैट द फ्लूइड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। कोई भी फ्लूइड हो, व्हेन इट फ्लोज वी इमेजिन दैट द फ्लूइड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। और जब फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड का एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होता है, राइट। तो वी इमेजिन दैट व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ layers, and when a fluid is flowing one layer is moving on top of another, right? You remember chapter number 4th 11th standard laws of motion, उसमें types of forces था, उसमें हमने देखा था there are different types of forces, उसमें से एक टाइप देखा था contact and non contact forces, right? contact forces वो होते हैं
जो सिर्फ तब आता है जब दो बॉडीज़ का फिजिकल कांटेक्ट हो। फॉर एग्जांपल तुम खुद बेंच पे बैठे हो, तुम क्या लगा रहे हो बेंच पे? वेट। वो क्या है? एक्शन। बेंच पे क्या लगा रहा है? रिएक्शन। तो रिएक्शन इज कांटेक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन। ठंड में, विंटर्स में ऐसा करते हो ना, क्या होता है? हीट जनरेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट, गुड। ऐसा ऐसा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला जब तक कांटेक्ट नहीं हो तब तक। तो जब कांटेक्ट होगा, मतलब जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर से मूव होगा, तो वहाँ पे जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हो? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड को कैसे इमेजिन किया तुमने? नंबर ऑफ लेयर्स में। तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो दो लेयर में क्या होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तो वहाँ क्या होगा? विस्कोसिटी। तो वाटर में फ्रिक्शन कम होता है और हनी में या फिर सिरप में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसके लिए वाटर फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली, लेकिन जो सिरप होता है या हनी, इट फ्लोज स्लोली। तो आइडियल फ्लूइड में फ्रिक्शन है क्या? नहीं। रियल में है क्या? हाँ। तो रिमेंबर, ये भी सिर्फ एक अजम्पशन है दैट आइडियल फ्लूइड्स हैव नो फ्रिक्शन, देयर इज नो विस्कोसिटी। नंबर 4, द फ्लो इज स्टेडी। अब ये स्टेडी फ्लो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फिर वही एक काम करता हुआ एक ट्यूब लेता हूँ, इस ट्यूब से लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स इमेजिन कर लेता हूँ ए एंड बी। तो स्टेडी फ्लो मतलब कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल जब ए पॉइंट पे आएगा, उसका वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। सो द वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज़ ऑलवेज सेम। हो सकता है बी पे आने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए पॉइंट पे कोई भी मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल आया, उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा आया उसका भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा आया उसका भी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, चौथा आया उसका भी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो एट अ गिवन पॉइंट स्पीड इज, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बी पॉइंट पे भी कांस्टेंट, लेकिन हो सकता है बी पॉइंट पे कुछ और वैल्यू हो सकता है 3 मीटर पर सेकेंड हो। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हो? स्टेडी। दैट इज वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। velocity at a given point is constant. At a given point is constant. तो आइडियल फ्लूइड के कौन से 4 प्रॉपर्टीज है? आइडियल फ्लूइड के कौन से 4 प्रॉपर्टीज है? व्हाट इज द फ्लूइड? बहती हवा सा था वो। बहती हवा, substance which can flow is a fluid. Correct. First property, it is incompressible, मतलब density remains constant. Number 2, its flow is irrotational, there is no turbulence, the flow is smooth. Number 3, there is no friction, मतलब there is no viscosity. Number 4, the flow is steady, that is velocity at a given point is constant. ये किसके प्रॉपर्टीज थे? आइडियल फ्लूइड। अब हमको तो पता है कि रियल फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड, तुम भी एक आइडियल स्टूडेंट होना चाहिए, क्लास में ध्यान होना चाहिए, हर टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट में कॉपी नहीं करना चाहिए। ये मेरे अजम्पशन है। फ्लूइड के लिए पहला अजम्पशन क्या था? आइडियल के लिए इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, लेकिन वो तो कंप्रेसिबल होता है। मेरा अजम्पशन क्या था? तुम सबने ध्यान देना चाहिए, तुम देते नहीं हो। तुम रियल स्टूडेंट हो, आइडियल नहीं हो। तुम हर टेस्ट देने चाहिए, तुम देते नहीं हो। फ्लो शुड बी इररोटेशनल, लेकिन तो रोटेशनल होता है। नंबर 3, कॉपी नहीं करनी चाहिए, तुम करते हो। तो देयर इज़ नो फ्रिक्शन, लेकिन होता है। नंबर 4, द फ्लो इज स्टेडी, वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट शुड बी कांस्टेंट। गुड। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड के, इसके एग्जैक्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज होते हैं रियल फ्लूइड्स के। लेकिन फिर भी आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में देयर इज़ समथिंग कॉमन, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मुझे पता है मैं थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे कर रहा हूँ जस्ट टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो। तो अभी हमको पहले देखना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जब तुम बोलते हो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मतलब चाहे वो रियल फ्लूइड हो या फिर वो आइडियल फ्लूइड हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है।
Number one, of course they have the ability to take the shape of the container. जिस कंटेनर में डाला उसी का शेप ले लिया. So they have the ability to take the shape of container. Then they have ability to flow. They have ability to flow. Then they do not oppose deformation. चलो उस पर भी आएंगे अब. तो they do not oppose deformation का मतलब क्या है वो भी देखते हैं. तो they do not oppose deformation. They do not oppose deformation. इसको मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफॉर्मेशन. जिनका 11 का बेसिक्स क्लियर नहीं है वो 11 के बेसिक्स से आएगा, तो वी विल सी दैट. तो व्हाट आर द 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, चाहे वो आइडियल हो या फिर वो रियल फ्लूइड हो. नंबर 1, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. नंबर 3, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. गुड. अब ये डिफॉर्मेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स को मतलब फ्लूइड्स को कंपेयर करेंगे. तो ये डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, उससे पहले अगेन आई गो बैक टू सॉलिड्स. सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स का, डेफिनाइट. डेफिनाइट अरेंजमेंट होने के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज सेम एंड स्मॉल. तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स है दे आर वेरी नियर टू ईच अदर. डिस्टेंस इज स्मॉल, डिस्टेंस इज डेफिनाइट एंड स्मॉल. अरेंजमेंट इज डेफिनाइट एंड डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल. नाउ रिमेंबर, अगर मैं इस सॉलिड पे कोई फोर्स लगा दूँ बाहर से, इसको बोलते हो एक्सटर्नल फोर्स. क्या बोलते हैं, क्योंकि तुमने बाहर से लगाया इसलिए एक्सटर्नल. फॉर्मेशन मतलब बनाना और डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ना. तो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी के शेप या साइज़ को बिगाड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या बोलते हो, या फिर कॉमनली बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, या फिर बोलते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. बहुत सारे नाम है इसके, बट इन एनी केस ये एक्सटर्नल फोर्स है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ये बॉडी का शेप या साइज़ क्या करेगा, चेंज. अब मैंने एरो दिखाए, मतलब ये फोर्स कौन सा है, स्ट्रेचिंग. कौन सा फोर्स है, स्ट्रेचिंग. तुम उल्टा भी दिखा सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स भी दिखा सकते हो. फिलहाल मैंने क्या दिखाया, स्ट्रेचिंग. तो जब मैंने ऐसा स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होने लगा, बढ़ने लगा. क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो जब ये पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता है ना, तो ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं. जाने नहीं देंगे तुझे. तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स था वो था स्ट्रेचिंग अवे, और इंटरनल फोर्स है टूवर्ड्स. क्या है, टूवर्ड्स. और ये इंटरनल है क्योंकि मटेरियल के अंदर बना, इसलिए इसको बोलते हो इंटरनल. और इमेजिन अगर मैंने ये फोर्स हटा दिया, मतलब मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, तो क्या होगा, ये जो इंटरनल फोर्स है ये पार्टिकल्स को अपने ओरिजिनल जगह पे वापस लेके जाएगा. राइट, बराबर. यू नो, ओरिजिनल जगह पे वापस ले जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्टोर करना. क्या करना, इसलिए जो इंटरनल फोर्स है इसका नाम क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. अब जिस सब्सटेंस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जिस सब्सटेंस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो डिफॉर्मेशन को अपोज करता है. मतलब मैंने उसका शेप चेंज करने की कोशिश की लेकिन अंदर फोर्सेस डेवलप हो गए जो शेप को चेंज होने दे नहीं रहे. रिमेंबर दिस. तो जिस सब्सटेंस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो डिफॉर्मेशन को क्या करता है, अपोज. और लेकिन ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता कब है, जब तुमको अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डेफिनाइट, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल. तो लिक्विड्स में या गैसेस में डिस्टेंस स्मॉल था क्या, नहीं था. अरेंजमेंट डेफिनेट था क्या, नहीं. तो यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने वाले हैं क्या, नहीं.
तो जब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ही नहीं तो ये डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा क्या? नहीं। इसलिए तुमने क्या बोला? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। तो सिर्फ वही सब्सटेंसेस डिफॉर्मेशन को अपोज करते हैं जो सब्सटेंस में अंदर क्या डेवलप होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और वो होता है सिर्फ किस में है? सॉलिड्स में। तो फ्लूइड्स इन जनरल डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। अब ये समझेगा तो तुमको सॉलिड्स और फ्लूइड्स का डिफरेंस समझ में आएगा। तो मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए 2 कॉलम बना के दिए हैं। उन दोनों कॉलम में कुछ पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड्स एंड यहाँ पे देखते हैं फ्लूइड्स, लिक्विड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, चलो थोड़ा सा और हम लोग जाते हैं 11वीं के चैप्टर नंबर 6 में। रिमेंबर 11वीं के चैप्टर नंबर 6 में इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ये डिफाइन करने के बाद हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिफाइन किया था। इसी जन्म में किया था। और स्ट्रेस जो आप देते हो फिजिक्स में, मैं कुछ स्ट्रेस नहीं देता आपको, वो स्ट्रेस अलग है, वो पढ़ाई का स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रस्सी लिया मैंने, उसके नीचे लोड लगा दिया, लोड मतलब वेट, तो ये वेट पूरे रस्सी पे लगा। अगर मैंने टोटल फोर्स को, जितना भी वेट था उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, तो दैट गिव्स यू फोर्स पर यूनिट एरिया। वायर के यूनिट एरिया पे कितना फोर्स, उसको बोलते हो स्ट्रेस, राइट। और मान लेते हैं कि पहले वायर का लेंथ था 10 मीटर, लोड लगाने के बाद हो गया 11 मीटर। कितना लेंथ चेंज हुआ? 1 मीटर। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हो स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन। फिर अगर आपको याद होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब डिवाइड करते हो तो और एक नया पैरामीटर मिलता है जिसको तुम बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? 3 टाइप के मॉड्यूलस थे। कौन से 3 टाइप के मॉड्यूलस थे? यंग्स मॉड्यूलस associated with change in length, bulk modulus associated with change in volume, and shear modulus या फिर modulus of rigidity associated with change in shape। तो ये तुमको याद रहेगा तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है। सॉलिड्स के केस में तुम तीनों टाइप के मॉड्यूलस डिफाइन कर सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्योंकि सॉलिड्स के पास लेंथ होता है, जैसे वायर है लेंथ है, उसके पास डेफिनेट शेप है, राइट। नाउ रिमेंबर, अगर आपको याद होगा बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस में जो फोर्स लगाया था हमने, वो कैसा फोर्स था? भूल गए? हमने बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दोनों केस में क्यूब लिया था। बोथ द केसेस एक क्यूब लिया था हमने। एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, क्यूब 3D स्ट्रक्चर। क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। और क्यूब के पास कितने फेसेस है? 6। 2 साइड के, एक फ्रंट बैक और बॉटम एंड टॉप। अगर मैं इस क्यूब के हर फेस पे ऐसा फोर्स लगा दूँ, ऐसा फोर्स लगा दूँ, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैं हर साइड से उसको इक्वल फोर्स से प्रेस कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। What will happen in this case? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि तुम हर साइड से इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो डू यू सी, ये जो फोर्सेस मैंने लगाए जो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वो हर एक फेस पे कैसे है? देखा तुमने अच्छे से? परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल फोर्स। क्या चेंज करते हैं? शेप की वॉल्यूम? वॉल्यूम। ओके। अब इमेजिन नॉर्मल की जगह पे मैं ऐसा करता हूँ, इसका बेस
फिक्स कर देता हूँ, इसको फिक्स कर दिया बेस को, और मैं यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूँ। टेंजेंशियल फोर्स को तुम ग्रेजिंग फोर्स भी बोलते हो, जो सरफेस को सिर्फ टच करके जाए, ग्रेजिंग। इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में शेप चेंज होता है, क्योंकि सिर्फ बेस फिक्स था, उसको छोड़ के हर एक लेयर क्या होता है पता है, शिफ्ट होता है। तो जो क्यूब था, क्यूब का शेप चेंज होके बन जाएगा पैरेललोपिपेड, तो क्यूब विल हैव अ न्यू शेप नाउ, तो नया शेप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। करेक्ट, इसको पैरेललोपिपेड बोलते हैं, नया शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगाया हमने, टेंजेंशियल। तो सॉलिड्स के ऊपर तुम नॉर्मल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, शेप चेंज होगा। तो सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्सेस। सो सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू बोथ normal and tangential forces. Good. लेकिन fluids can be subjected to only normal forces. ऐसा क्यों? Think. Going back to this diagram, जब मैंने तुमको solids, liquids और gases का difference बताया था, सबसे major difference क्या था? They have definite shape and volume. तो शेप है तो शेप चेंज होगा ना, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज होगा। इनके पास शेप है क्या, नहीं, सिर्फ क्या है, तो सिर्फ क्या चेंज होगा। और वॉल्यूम चेंज करने के लिए नॉर्मल फोर्स होता है कि टेंजेंशियल होता है, नॉर्मल। कौन होता है, अब तो फ्लूइड के पास शेप है ही नहीं, तो उस पर तुम टेंजेंशियल फोर्स लगा ही नहीं सकते ना। टेंजेंशियल फोर्स क्या चेंज करता है, शेप। तो जिसके पास शेप होगा उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। फ्लूइड के पास शेप है क्या, वॉल्यूम है क्या, हाँ। शेप है क्या, ना। तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा क्या, ना। नॉर्मल लगेगा, हाँ। तो दे कैन बी सब्जेक्टेड ओनली टू विच फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस। तो फ्लूइड्स कैन बी सब्जेक्टेड ओनली टू नॉर्मल फोर्सेस। देखो सिर्फ रट लेने से नहीं होता है, रटना क्या, मेमोराइज करके लिख के आ जाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स, फिर वहाँ पे ऐसा याद करते हो, हाँ मैंने वो पढ़ा था, पेज नंबर 2 पे था, 1 पे था, ऐसा कॉलम था, उसमें डायग्राम था। बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू अंडरस्टैंड नॉर्मल फोर्स वॉल्यूम चेंज करता है, टेंजेंशियल फोर्स शेप चेंज करता है। जिस स्टेट ऑफ मैटर के पास शेप है ही नहीं, उसका शेप तुम चेंज क्या करोगे, नहीं कर सकते ना चेंज। उसके पास वॉल्यूम था क्या, हाँ, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या, हाँ। वॉल्यूम चेंज कौन करता है, नॉर्मल फोर्सेस। सो दे कैन बी सब्जेक्टेड ओनली टू normal forces and they can be subjected to both normal and tangential forces. Point number 2, what do you think? Point number 2, मुझे पता है, तुमको पता होना चाहिए। अभी तो बताया मैंने, सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जब तुम कौन सा फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। सो सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और फ्लूइड्स डू नॉट डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, सो दे डू नॉट डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और मैंने अभी आपको बताया, जो सब्सटेंस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है वो डिफॉर्मेशन को क्या करता है, अपोज, और जो नहीं करता है वो अपोज नहीं करता है। तो थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। सो सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मेशन, सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मेशन। और फ्लूइड्स they do not oppose deformation, they do not oppose deformation। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहीं के यहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव इरेजर, खोड रबर और एन इलास्टिक मटेरियल, मे बी फ्रेंडशिप बैंड, रबर बैंड, एनी बैंड,
पड़े, रिस्ट वॉच छोड़ के। इरेजर होगा तो भी चलेगा, हाँ मिल गया इरेजर। दिस इज़ अ सॉलिड, ऑफ कोर्स ये सॉलिड है, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्ट्रेचिंग फोर्स, तो थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ गया, गुड। लेकिन जैसे ही मैंने, ऑफ कोर्स अपोज कर रहा है इसलिए बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है, राइट। और जैसे ही फोर्स निकाल दिया तो इट गोज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, राइट, करेक्ट। लिक्विड के केस में अगर मैं ऐसा बॉटल लूँ, फिर उसको उसका उल्टा कर दूँ ना और उसको दूसरे कंटेनर में डाल दो तो इमीडिएटली शेप क्या हो गया, चेंज। तो लिक्विड्स डू नॉट अपोज एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये प्रैक्टिकली यहाँ पे जो हमने लिखा है वो वेरीफाई भी हो गया, सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मेशन एंड लिक्विड्स डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर। तो सो फार अब तक हमने सिर्फ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का बेसिक डिफरेंस देखा। लिक्विड्स एंड गैसेस को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। फिर हमने देखा आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ क्या थे, 4 प्रॉपर्टीज़ थे। फिर हमने जनरल प्रॉपर्टी देखा, आइडियल और रियल फ्लूइड्स के टोटल प्रॉपर्टीज कितने थे, 3। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। क्लियर यहाँ तक। अब एज आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स से खुद के 2 पार्ट्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। तो हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स एट रेस्ट। The branch of physics which deals with the study of properties of fluids at rest is known as hydrostatics. The branch of physics which deals with, पीछे से गड़बड़ की आवाज़, तुम मिस्टर ऑरेंज लास्ट बट वन बेंच, चलेगा नहीं है इधर। 3rd टाइम आई एम नोटिसिंग यू। उठो वहाँ से, उठो उठो, यस यू उठो, उधर जाओ जल्दी। देखो मैं ना, आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट बट इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी प्लीज़ कैंसिल योर एडमिशन। पीछे, यस लास्ट बेंच। तुम्हारे साथ तुम्हारे ख़राब आदतों में मैं मेरी आदत ख़राब नहीं करूँगा। एंड आई नो कि मैं दुनिया के बाहर भी कहीं भी खप जाऊँगा, मेरे को पता है। जिनको पता है कि वो खपेंगे नहीं, वो तुमको खपा लेते हैं। तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। मेरी क्लास में बड़बड़ गड़बड़ चलेगी नहीं। 3री बार देखा तुमको बड़बड़ करते हुए। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ properties of fluids at rest। तो फ्लूइड्स एट रेस्ट है, हमको उसके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना है। उस ब्रांच को क्या बोलते हो, हाइड्रोस्टैटिक्स, इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। सिर्फ पता होना चाहिए। आई हैव सीन मेनी पीपल, ग्रेजुएशन हो गया, पता नहीं हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फ्लूइड्स एट रेस्ट और डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। तो रिमेंबर, पहले पार्ट में हाइड्रोस्टैटिक्स का बात हो रहा है, मतलब फ्लूइड मोशन में नहीं है। और जब फ्लूइड मोशन में नहीं हो तो रिमेंबर फोर्सेस होते हैं लेकिन बैलेंस होते हैं। तो अब सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज़ प्रेशर। तो हम सबसे पहले प्रेशर डिफाइन करेंगे, फिर हम प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब होता ऐसा है, एनी फ्लूइड एट रेस्ट, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड ले लेता हूँ मैं। लिक्विड, गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, तो मैं लिक्विड ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लिक्विड ले लिया। तो इज दिस फ्लूइड एट रेस्ट? यस। तो रिमेंबर, एनी फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये लिक्विड जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, जिस जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट कर रहा है, वहाँ वहाँ पे क्या लगाएगा, फोर्स। क्या लगाएगा, फोर्स। तो रिमेंबर, एनी फ्लूइड एट रेस्ट exerts force on the surface in contact, on the surface in contact. Good.
एनी फ्लूइड, मैंने लिक्विड नहीं बोला, गैस होगा तो भी चलेगा और लिक्विड होगा तो भी चलेगा, एट रेस्ट exerts force on the surface in contact. This surface can be walls or base of the container. तो ये जो surface है ये wall भी हो सकता है, और अगेन रिमेंबर ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ आई एम वेरी केयरफुल विद दिस. मैंने बोला ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मैंने कहीं नहीं बोला ऑन द सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट. दोनों में डिफरेंस है. जब मैं सॉलिड सरफेस बोलता हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि सॉलिड्स पे ही फोर्स लगेगा, वैसा नहीं होता. अ लिक्विड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर लिक्विड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंटेनर लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, ऑयल का डेंसिटी कम होता है तो ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे. तो उस केस में ऑयल पानी पे और पानी ऑयल पे फोर्स लगाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला है, सरफेस. सो दिस सरफेस कैन बी वॉल और बेस ऑफ द कंटेनर, और बेस ऑफ द कंटेनर. अब प्रेशर डिफाइन करेंगे. अब तो प्रेशर डिफाइन नहीं किया, अब तक हमने सिर्फ इतना बोला है कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है जो रेस्ट में है, वो सरफेस इन कांटेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स. अब प्रेशर डिफाइन करेंगे. प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब ये जो मैंने कंटेनर लिया था, इसमें जो फ्लूइड था वो वॉल्स पे और बेस पे क्या लगा रहा था, फोर्स. और वो फोर्स कैसा था पता है, नॉर्मल. क्या था वो, नॉर्मल. मतलब कौन सा फोर्स था, परपेंडिकुलर. बोलोगे ऐसा क्यों, फ्लूइड पे टेंजेंशियल फोर्स लगता ही नहीं है. कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल. इसलिए पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स की बात क्यों हो रही हो, कि तुम फ्लूइड की बात कर रहे हो. फ्लूइड पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है क्या, नहीं. तो कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल. तो दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर. दिस नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कहाँ पे, ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जहाँ पे लिक्विड का सरफेस के साथ क्या हुआ, कॉन्टैक्ट. तो ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया उसको, इज डिफाइंड एज प्रेशर. इज डिफाइंड एज प्रेशर. Therefore we can say that pressure is force upon area. तो हो गया डेफिनेशन रेडी प्रेशर का, विच इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. वन ऑफ यू टू, दोनों में से एक, पिंक एंड समवट पिंक, पिंक एंड समवट पिंक, लाइट पिंक. पीछे से तीसरा बेंच, मुझे नाम नहीं लेना, आई नो योर नेम. एंड द वन हु इज ट्राइंग टू हाइड, मेकिंग समवन एल्स एज अ शील्ड. तो अरे पीछे से तीसरा बेंच, थर्ड. यस, फाइनली आइडेंटिफाई. अपने पीछे देख लेना, दो बेंच और दिख रहे हैं भरे हुए, तो यू आर द थर्ड. गुड. तो मुझे बताओ ये प्रेशर कैसे डिफाइन किया तुमने, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ऐसा किया क्या डिफाइन, हाँ. तो ऐसा यूनिट बताओ प्रेशर का. नहीं, जिनसे पूछा है वही बताएगा, जिनसे पूछा है वही बताएंगे. चलो बताओ. यस, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स नोन एज, क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स किस में मेजर करते हो, न्यूटन. और एरिया किस में करते हो, मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को बोलते हैं पास्कल. क्या बोलते हैं, और डिनोट करते हैं PA से. गुड. आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन. अभी मुझे प्रेशर के डायमेंशंस निकालने हैं, तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस. वेरी गुड. तो मुझे आप दोनों में से वापस एक, द वन हु इज ट्राइंग टू शील्ड, वो आपके बाजू में, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स. What are dimensions of force? M1, L1, T-2. और एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं, L2. तो प्रेशर क्या हो गया, M1, ये 2 गया ऊपर, तो L-1, T-2. करेक्ट. गुड. तो पहले सबसे पहले
we are studying the properties of fluids at rest. The branch of physics is known as hydrostatics. उसमें सबसे पहला property of fluid at rest is pressure. Any fluid at rest exerts force on the surface in contact. This surface can be the wall of the container or the bottom, मतलब base. Correct? This normal force per unit area is defined as pressure. तो pressure क्या आ गया? Force upon area. Force होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर में, मीटर स्क्वायर में. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जिसको तुम बोलते हो पास्कल. और डायमेंशनली इट इज़ m1 L-1 T-2. गुड. अब अगर तुमको बेसिक डेफिनेशन याद है, समझा है प्रेशर का, तो तुमको समझेगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. तो अगला टॉपिक है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. डज एनी वन ऑफ यू बाय एनी चांस स्विमिंग करते हो? स्विमिंग नहीं? हाँ हाँ, रियल लाइफ में स्विमिंग करते हो? नहीं तो आजकल स्विमिंग भी मोबाइल के अंदर. तो इफ़ यू हैव समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड, जब तुम सरफेस ऑफ वाटर पे स्विम करते हो, यू नीड लेस फोर्स टू स्विम. लेकिन जैसे जैसे तुम पानी के नीचे आते हो ना, उतना ज़्यादा तुमको फोर्स लगाना पड़ता है टू स्विम. क्यों? क्योंकि जितना तुम नीचे जाओगे उतना वाटर का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उतना ही तुम्हारे ऊपर वाटर का कॉलम है. तो हमको ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है. तो प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. तो किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर है ये कैलकुलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला डेवलप करना है. तो हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर ले लेंगे. कंसिडर अ कंटेनर फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. अब ये लिक्विड तुम वाटर भी ले सकते हो, डजंट मैटर, यू कैन टेक वाटर ऑल्सो. तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो है. हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस से ए पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है. तो टू फाइंड प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, हम लोग एक सिलेंडर को इमेजिन कर लेते हैं. इमेजिन, दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर. यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर है, रियलिटी में कोई सिलेंडर नहीं है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है. सच दैट, चलो पॉइंट का नाम चेंज कर देता हूँ, इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल देता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ सिलेंडर है उसको ए बोलना है अब. तो ये जो मैंने सिलेंडर इमेजिन किया, इसका एरिया क्या है? ए. इसका हाइट कितना है? h. ये पॉइंट है, लेट अस से b. हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रेशर एट पॉइंट b ड्यू टू द कॉलम ऑफ लिक्विड अबव इट. तो वी वांट टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना था हमको? प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें एक लिक्विड ले लिया. सो कंसिडर अ कंटेनर filled with a liquid of density rho. तो ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कितना है? rho. What is density of water? पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1. करेक्ट बट इनकरेक्ट, क्योंकि व्हेन यू से 1 यू हैव टू स्पेसिफाई कौन से यूनिट्स में बात कर रहे हो तुम. What is density of water? It is expected साइंस के स्टूडेंट्स हो, कम से कम हमारा लाइफ इज़ बेस्ड ऑन वाटर. तुमको डेंसिटी पता होना चाहिए. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब जिनको डेंसिटी को इमेजिन कैसे करना वो ही नहीं पता, उनके लिए तो तुमको ये पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, चलो एक काम करते हैं, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब बना लेते हैं. कितने बाय कितने बाय कितने का क्यूब लिया हमने? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 किलोमीटर. हमने क्यूब कैसा लिया? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 किलोमीटर, है ना? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर. व्हाट इज द वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब. अब इस क्यूब को अगर मैं कंप्लीटली पानी से भर दूँ, पानी कंप्लीटली, तो पूरा 1000 किलोग्राम जाएगा. दैट इज़ वाई यू से दैट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. पेट्रोल से भरोगे तो 972 किलोग्राम के आसपास जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है. मर्क्यूरी से भरोगे 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब.
तो डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास तुम एकोमोडेट कर सकते हो, उसको बोलते हो डेंसिटी। अब उसका यहाँ पे कुछ काम है, जो लिक्विड मैंने लिया उसका डेंसिटी कितना है, रो, राइट। तो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें एक लिक्विड है विद डेंसिटी रो, हमको एक पॉइंट पे बी पॉइंट पे फाइंड करना है क्या, प्रेशर। तो वी वांट टू डिटरमाइन प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड at a depth h below the free surface of liquid, below the free surface। हमको जिस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना था वो फ्री सरफेस से कितना नीचे है, h, तो एट अ डेप्थ h। ये करने के लिए हमने क्या किया, इमेजिन, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ एरिया a एंड हाइट h। इमेजिन अ सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, भूलना नहीं। इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ एरिया a एंड हाइट h। अब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसमें जो भी लिक्विड होगा उसका कुछ मास होगा, कितना मास, m। और जहाँ भी मास होता है वहाँ पे क्या होता है, वेट। तो इसका वेट कितना हुआ, mg। और वेट कहाँ एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड का वेट है वो इस बी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो लेट m be the mass of liquid inside the cylinder, therefore its weight, किसका weight, weight of the liquid, therefore the weight of the liquid mg acts vertically downwards। हमको क्या फाइंड करना था, व्हाट डू वांट टू फाइंड आउट, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। व्हाट इज प्रेशर का डेफिनेशन, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम पहले फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स कहाँ से आया, ये जो लिक्विड था इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर, उसका वेट कितना है, mg, वही तो है फोर्स। और वो फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से, करेक्ट। सो दिस वेट पर यूनिट एरिया is the pressure at point B, therefore pressure is force upon area, लेकिन फोर्स कितना है, mg upon A, करेक्ट। बट डू यू नो व्हाट इज डेंसिटी, अभी बताया था मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, what is volume of cylinder, pi r square h, area into height, right। what is surface area of cylinder, थोड़ा सा बॉटल है क्या किसी के पास, नीचे बॉटल है, हाँ ठीक है, ओके। एनीवेज, तो सरफेस एरिया मतलब सिर्फ सरफेस का एरिया, और एरिया है तो L/2 होना चाहिए, डायमेंशनली मीटर्स पर आना चाहिए। तो तुमको सिर्फ सरफेस का एरिया पूछा है, तुमको टोटल स्पेस नहीं पूछा, तो सिर्फ सरफेस। व्हाट इज दिस, सर्कल, दिस इज सर्कल। व्हाट इज द पेरीफेरी ऑफ सर्कल, जिसको तुम सर्कमफरेंस बोलते हो, 2πr × h, दैट इज सरफेस एरिया। और पूरा वॉल्यूम निकालना हो, मतलब टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, तो πr², एरिया इंटू h। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने बोला फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। व्हाट इज फोर्स, mg, तो mg/a। और व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इंटू h। तो रो क्या आ गया आपके पास, m/ah। क्या हो गया, m/ah। तो मास क्या आ गया, ρ(ah), इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
प्रेशर P इक्वल टू एम जी बाई ए. व्हाट इज एम? एम क्या आया तुम्हारा? रो ए एच जी बाई ए क्या हो गया? तो क्या हो गया? एच रो जी. सो दैट इज़ द प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम. और इसके लिए जब आप स्विमिंग पूल में ज़्यादा नीचे जाते हो तो उतना ही एच बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर जो इमेजिनरी कॉलम है वाटर का, उसका हाइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो जैसे हाइट बढ़ेगा मतलब डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एच रो जी. गुड. मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ. सिंपल है और ये चैप्टर के पहले 1.5 से 2 लेक्चर मोस्टली थ्योरी पार्ट, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा तो आगे जाके तुमको फॉर्मूला डिराइव करते आएंगे. हमको सबसे पहले प्रेशर क्या होता है ये डिफाइन करना था. इसके लिए ये पता होना चाहिए एनी फ्लूइड एट रेस्ट exerts force on the surface in contact. This surface can be wall or the base of the container. This normal force per unit area, total force को तुम total area से divide कर रहे हो. This normal force per unit area is defined as pressure. तो what is pressure? Force upon area. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को क्या बोलते हो? पास्कल. और डायमेंशनली क्या आया? m1 L-1 T-2. क्लियर यहाँ तक? अब हमको देखना था व्हाट इज़ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. एक लिक्विड का हमारे पास कंटेनर है, उसमें किसी भी एक पॉइंट पे हमको प्रेशर फाइंड करना है, तो दैट इज़ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालने के लिए जिस पॉइंट पे तुमको प्रेशर निकालना है उसके ऊपर तुम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हो. इमेजिनरी. और रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसके अंदर जो लिक्विड है उसका मास कितना है? m. उसका वेट कितना है? mg. वो फोर्स लगाएगा. कहाँ पे फोर्स लगाएगा? लोअर सरफेस. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने यहाँ पहले ही बोल दिया कि ये सरफेस ज़रूरी नहीं है ये सॉलिड होना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो. तो इसके अंदर जो लिक्विड था उसका वेट कितना था? mg. वो वेट इस इमेजिनरी सरफेस पे क्या लगा रहा है? फोर्स. उस फोर्स को किससे डिवाइड करोगे? एरिया से. तो वो क्या बन जाएगा? प्रेशर. तो व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज फोर्स? mg अपॉन a. लेकिन मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास इज, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है. व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? a इंटू एच. तो व्हाट इज मास? रो ए एच. तो ये मास यहाँ पे लिखा तो क्या बन गया? रो ए एच जी बाई ए कैंसल. तो क्या हो गया? एच रो जी. तो व्हाट इज प्रेशर एट अ डेप्थ h below the surface of a liquid? h रो जी. पक्का. गुड. अगला टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे.